जमातों से आए हुए नौजवान लीडरान आज उमर अब्दुल्ला साहब के सामने इस आने वाले नस्ल के लिए क्या किया, इनके रोजगार के लिए क्या किया, यहाँ के हालात को बदलने के लिए क्या किया। और अगर आप सही मायने में देखें तो कुछ खास किया नहीं। दावे किए कि वजीर आजम साहब उनके बड़े भाई हैं, ठीक है, हो सकता है, हम इस चीज से इनकार कहाँ कर रहे हैं। हर किसी का हक है किसी को भी भाई तस्लीम कर लें। अगर वजीर आजम साहब ने उनको छोटा भाई तस्लीम किया है और उसने वजीर आजम साहब को बड़ा भाई तस्लीम किया है, तो इस छोटे भाई बड़े भाई के रिश्ते में अगर उसको खुद फायदा पहुंचा तो ठीक है, आपको क्या फायदा पहुंचा। कम से कम उसका फर्ज नहीं बनता था छोटे भाई होने के नाते कि यहाँ जो पकड़ दकड़ का सिलसिला चल रहा है, जो पुलिस की तरफ से यहाँ के नौजवानों को बीच बीच में कम किया जाता है, क्या उसको रोक लगाने की उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। क्या यहाँ पे जो हालात बीच बीच में खराब हो जाते हैं उसके बाद जो हुकूमत की कार्रवाई रहती है, क्या उसको रोकना उसका फर्ज नहीं बनता था। यहाँ पे जिस तरह चौधरी साहब ने और नासिर ने अपनी तकरीरों में कहा, यहाँ पे जो वेरिफिकेशन का सिलसिला चलता है पासपोर्ट में, मुझे याद है उस वक्त नासिर मेरे साथ मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे ये मेरे साथ, हमने ये सारा ब्लैक लिस्ट का सिलसिला रोका। हमने कहा ना ये कहाँ का इंसाफ है। बेशक मेरा वालिद मिलिटेंट हो सकता था, मेरा भाई मिलिटेंट हो सकता था, मेरा कोई चाचा मामा मिलिटेंट हो सकता था, लेकिन अगर मैंने बंदूक नहीं उठाया मुझे दूसरों की सजा क्यों भुगतनी चाहिए, ये फैसला मेरा नहीं था। और हमने उस वक्त इस सब तमाम ब्लैकलिस्ट को रोका। हमने कहा मिलिटेंट का बच्चा मिलिटेंट नहीं है, मिलिटेंट का दामाद मिलिटेंट नहीं है, मिलिटेंट का पोता मिलिटेंट नहीं है, उनको इस बात की सजा क्यों मिलनी चाहिए। पासपोर्ट में हमने कोई रोक फिर नहीं लगाई, हमने उनके हज पे जाने पे उम्रा पे जाने पे कोई रोक नहीं लगाई। यहां तक कि जो हमारे गुमराह लोग यहां से पार गए थे ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, लेकिन बंदूक लेके वापस नहीं आना चाहते थे, हमने उनके लिए रास्ता खोला। नेपाल के जरिए कितने उनमें से वापस आए। और मुझे आज भी ये कहते हुए फख्र महसूस होता है कि जितने भी नेपाल के रास्ते यहां वापस आके बस गए उनमें से एक ने भी दोबारा बंदूक उठाने का काम नहीं किया। यहां बसे और पुरअमन तरीके से रहे। हमारी हुकूमत गई, वो स्कीम रुक गया। अरे पूछिए छोटे भाई से, जब बड़े भाई ने स्कीम को रोका छोटा भाई कहां गया, उसकी आवाज कहां गई। जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने श्रीनगर मुजफ्फराबाद का रोड खोला था, जब इन्हीं बड़े भाई ने उस रास्ते को बंद किया तब छोटा भाई खामोश क्यों हुआ, तब छोटे भाई ने बात क्यों नहीं की। जब इसी उड़ी के रास्ते से हमारी ट्रकें जाती थी, हमारा सामान जाता था, हमारा मेवा जाता था, हमारी तिजारत होती थी, हमारे लोग चंद पैसे कमाते थे, जब बड़े भाई ने ये ट्रकें रोकी छोटा भाई खामोश हो गया। यहां तक कि जब बाकी मुल्क में हमारे मुसलमान बहनों को सिर्फ हिजाब के वजह से स्कूल और कॉलेज से बाहर रखा गया, इनको तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं दी, तब छोटा भाई कहां गया था। अरे तब छोटा भाई बड़े भाई के पास जाता और कहता बड़े भाई मेरी इन बहनों को तंग मत करो, इनको स्कूल जाने दो, इनको तालीम हासिल करने दो। तब कहां गया छोटा भाई। जब जुमा की नमाज अदा करते हुए नमाजियों को पुलिस वाले लात मारते हैं तब कहां जाता है छोटा भाई। तब छोटे भाई को याद क्यों नहीं आता कि मेरा बड़ा भाई है, मैं अपना मोबाइल निकाल के बड़े भाई को फोन करूंगा और बड़े भाई से गुजारिश करूंगा कि नमाजियों को इस तरह तंग ना करें। जब गुजरात में अहमदाबाद में इसी साल रमजान के दौरान रोजा खोलने के बाद तरावी पढ़ते हुए यूनिवर्सिटी के बच्चों को पीट पीट के अस्पताल पहुंचाया गया, तब कहा था छोटा भाई। तब छोटे भाई ने बड़े भाई को फोन क्यों नहीं किया, तब क्यों नहीं कहा छोटे भाई ने कि बड़े भाई इन नमाजियों की क्या खता है, मत करिए। आज जब पूरे मुल्क में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जब कहा जाता है कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई ये मुसलमान आपकी जमीन खा जाएंगे, जब तकरीरों में कहा जाता है कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई हिंदुओं के जो जेवर हैं उनको मुसलमान खा जाएंगे, तब छोटा भाई खामोश क्यों होता है। अरे ना क्यों आपके जबान पे बीजेपी वालों ने लगाम लगाया हुआ है, क्यों ताला लगाया हुआ है छोटे भाई। क्या आपका जबान सिर्फ अपने वर्करों को गाली देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अरे नाम जो अपने वर्करों का नहीं है, जो अपने वर्करों को गाली गलौज के अलावा और कुछ नहीं देता, तो यहां के वोटरों को आपको क्या देगा? क्या देगा? क्या हाथ में चिट्ठी दी थी गवर्नर साहब के लिए? उस वक्त सजाद लोन साहब भी खड़े हुए, कहा कि मैं भी चीफ मिनिस्टर बनूंगा। उनकी चिट्ठी कहां से आई? नागपुर के बीजेपी की चिट्ठी सजाद लोन साहब ने राजभवन भेजी। उस चिट्ठी में बीजेपी ने कहा कि अगर हमारा कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा तो सजाद लोन बनेगा। क्या भूल जाए यहां के लोग? तभी तो हम कहते हैं कि आपकी तार दिल्ली से जुड़ी हुई है, आपकी तार नागपुर से जुड़ी हुई है। जो मेरे खिलाफ कलमदवाद का उम्मीदवार खड़ा है, बिल्कुल सही कहा नासिर ने, भेजा उसकी तंजीम ने यहां के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी करने के लिए, लेकिन उसने सीट का सौदा किया। जब ट्रिपल तलाक मामला ये राज्यसभा में आया, वो गैर हाजिर रहा। जब 370 का मामला आया, उसने कपड़े फाड़े और भाग गया। अरे अपना वोट दर्ज करते, बात करते, चलिए आप कुछ ना बदल पाते, लेकिन कम से कम आपकी बात रिकॉर्ड पे आ जाती।